हमारा टॉपिक है जी ओ लेवल्स का, अकाउंटिंग ओ लेवल्स 7707 का टॉपिक है। क्लब्स एंड सोसाइटीज भी बोलते हैं इसको, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है इसको। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली दोज ऑर्गेनाइजेशंस, द पर्पस टू engage them, the purpose to start them is not to earn profit, यानी like hospitals, charitable institutions, schools, right, clubs, societies, these are all such kind of concerns जो हम स्टार्ट करते हैं और उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मकसद होता है कि कारोबार को हम चलाएं और उस कारोबार के जरिए से हम वी विल प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी, दैट इज फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी वी यूज टू डेवलप सच ऑर्गेनाइजेशंस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग इस दफा के हिसाब से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम नॉन प्रॉफिट का सवाल जो है वो मैंने देखा है नहीं आया था। तीन के इस दफा आने का चांस है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन। हम उसको अच्छे तरीके से हम उसको वो अंडरस्टैंड करना चाहिए और पिकअप करना चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली हमारी क्या होती हैं, आर नॉट नॉन प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज। द एम इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द कम्युनिटी फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। लोगों की भलाई के काम करती हैं, जैसे क्लब्स हैं, सोसाइटीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। अभी शौकत खानम जो है हॉस्पिटल, आगा खान हॉस्पिटल, दे आर ऑल नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज their purpose is not to earn profit. Their purpose is to provide services to the community for the social well-being of the people who are residing in the community. लेकिन they do maintain their accounts because they want to know the progress of their business, either they are going in the right direction or not. तो अपने अकाउंट्स वो मेंटेन करती हैं और उन अकाउंट्स को जो मेंटेन करती हैं तो उनमें बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हम अपॉइंट करते हैं और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बड़ी बड़ी भारी भारी सैलरीज जो है वो टेकअप करते हैं, तो सैलरीज भी लेते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और वो अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं ताकि पता चल सके कि बिजनेस जो है वो उसकी ग्रोथ कैसी जा रही है। बिजनेस कह रहा हूं मैं कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसी जा रही है, आइदर जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, या उसके पास फंड्स अवेलेबल हैं फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कैपिटल नहीं होता, बिकॉज कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे हम कैपिटल को कहते हैं accumulated fund, and accumulated fund is basically the surplus which has been arise from the previous years, yeah, profits which has been arise from the previous years, or capital investment made, capital donations given by the members of the club, that becomes the accumulated fund। क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं who contribute towards the club ताकि क्लब्स की मामलात को चलाया जा सके। जो मेंबर्स टुवर्ड्स द क्लब कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें हम सब्सक्रिप्शन का नाम देते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा, मेरे चंदा। चंदा यानी डोनेशंस, यानी डोनेशन और सब्सक्रिप्शन के ऊपर जो है वो क्लब जो है वो अपनी रोजमर्रा के डेली एक्सपेंसेस को मीट करते हैं। डोनेशन इज समथिंग एल्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम subscription, because subscription is the amount which is annually contributed by the members towards the club for all over the life, all the life of the club. लेकिन donation is given on one time also and two times also दिया जा सकता है, और डोनेशन की अमाउंट फिक्स नहीं होती, जबकि जो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी अमाउंट जो है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है जी। और डोनेशन जो है वो अपनी मर्जी से दिया जाता है, जबकि मेंबर्स पर ये लाइबल होता है कि उन्होंने कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लब देना है, विच इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। कैश बुक को हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का नाम देते हैं। नेट प्रॉफिट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और नेट लॉस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर प्रॉफिट हो रहा है बेटा उसको हम सरप्लस का नाम देते हैं, लॉस हो रहा है तो उसको हम डेफिसिट का नाम देते हैं। ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ड्राइंग इसमें नहीं होती बिकॉज देयर इज नो ओनर। When there is no owner, there will not be any drawings. As accumulated fund is called capital, so assets में से liabilities minus करेंगे तो capital आ जाएगा। अब होता क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, से आप क्लब्स एंड सोसाइटीज का नाम भी देते हैं, involved in trading activities, buying and selling of goods and services, operate solely to make a profit for their owner। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस लिए कमाती हैं, किस लिए चलती हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज के जरिए। ठीक है जी। तो लेसन के हम एंड में इन चीजों को सीखेंगे।
स्कूल्स हैं, गिटार क्लब है, मैथमेटिक्स सोसाइटी है, स्विमिंग क्लब है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाती हैं। और इनका मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि ये लोगों की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो इनकी जो इनकम होती है उसमें, जो ट्रेडिंग कंसर्न है उनकी इनकम में सेल होती है गुड्स की, रेंट रिसीव, मिशन रिसीव। जबकि इनकी क्या होती है इनकम में, एंट्रेंस फी होती है। जब मेंबर्स क्लब में दाखिल होते हैं तो वो कुछ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लब देते हैं, उसे एंट्रेंस फी का नाम दिया जाता है। सब्सक्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एनुअल अमाउंट मेंबर्स क्लब को पे करते हैं, सब्सक्रिप्शन का नाम दिया जाता है। और बाकी इनकम इसकी नॉर्मल वे में ही रिसीव की जाती है, जिसमें डोनेशन भी है, इंटरेस्ट रिसीव भी है, और अदर इनकम्स भी आती हैं। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंसेस के अंदर इस ट्रेडिंग कंसर्न में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं, वेजेस, स्टेशनरी, यूटिलिटी बिल्स, ये सब एक्सपेंसेस आते हैं। जबकि क्लब एंड सोसाइटीज में एक्सपेंसेस में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, कंपटीशन प्राइजेस हैं, ऑनरेरियम है। ऑनरेरियम का मतलब है आप किसी को अवार्ड देते हैं किसी पर्टिकुलर सर्विसेज के बदले, तो उसे ऑनरेरियम का नाम दिया जाता है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आती है इसके अंदर। तो सिमिलर टू ट्रेडिंग कंसर्न्स, ये भी अपने अकाउंट्स जो है वो रखते हैं, रजिस्टर रिकॉर्ड करते हैं, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स के मुताबिक ही अपने अकाउंट्स को बनाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम कहते हैं बार ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, बार ट्रेडिंग अकाउंट, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, या आप कह सकते हैं क्लब ट्रेडिंग अकाउंट, राइट, फॉर देयर एंसिलरी एक्टिविटीज। अब एंसिलरी एक्टिविटीज की एक मिसाल देता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे तरीके से उसकी समझ आ सके, क्योंकि इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर कोर्स। एंसिलरी एक्टिविटी सपोज करते हैं कि बिकॉज आई एम लिटिल लीन in my health, so I have decided that I should start some kind of a gym for the well-being of the people in my community, for the social welfare of the people. So health facility, basically I am providing the health facility to the community by opening a gym. तो उस जिम के अंदर जो लोग पैसे देते हैं, वो बेसिकली मेरी सब्सक्रिप्शन ही बनती है ना, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द क्लब करती हैं, क्योंकि पर्पस उसका प्रॉफिट कमाना नहीं है, चाहे मैं उनसे फी लेता हूँ उसके बावजूद भी। तो उसका मकसद सर्विसेज प्रोवाइड करना ही होता है लोगों को। तो मैंने कहा कि यार चलो मैं इस जिम के अंदर एक छोटा सा ट्रेनिंग एक्टिविटी वाला यूनिट भी लगा लेता हूँ। वो किस लिए, कि जूस कॉर्नर बना लेता हूँ, कोई मिल्क शेक कॉर्नर बना लेता हूँ। ठीक है जी। वो जो मिल्क शेक कॉर्नर में बनाऊंगा, मुझे उसके ऊपर एक एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा, उसको पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर उसकी सब चीजें मैं परचेज करूंगा। सेल में कैश पे करूंगा, लेकिन खरीदूंगा मैं उधार पे। कैश पे इसलिए कि नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटी है, वी आर नॉट सपोज टू, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन सेलिंग एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज, सेलिंग एंड परचेज ऑफ गुड्स। वी आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कम्युनिटी। लेकिन हमने जो छोटा सा इदारा बना लिया, छोटा सा बार शॉप बना ली, जूस कॉर्नर बना लिया, ताकि हमारे कुछ छोटे मोटे खर्चे जो है वो निकल सकें, उसके लिए जो मैं चीज़ें खरीदता हूँ वो परचेज मेरी होंगी, और सेल में करूँगा कैश पे, क्योंकि जो मेंबर्स आएंगे, भाई मैं उधार पे तो बेच नहीं सकता, मेरे पास इतना फंड्स ही अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव टू फेस लिक्विडिटी इश्यूज। सेल हम नॉर्मली कैश पे करते हैं उसके अंदर, और परचेज जो है वो नॉर्मली हम क्रेडिट पे करते हैं। अगर मैं जूस कॉर्नर ओपन करके बैठा हूँ, या मैंने को मिल्क शेक खोल लिया है जिम के अंदर, ताकि मेरे रोजमर्रा के खर्चे पूरे हो जाएं, तो इसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं, इसे कहते हैं बार ट्रेडिंग अकाउंट, या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे बेसिकली बनता है। उसमें क्या आती है, रिफ्रेशमेंट सेल्स आ जाएंगी, कि जो मैं रिफ्रेशमेंट कर रहा हूँ उसकी सेल्स कितनी होंगी मेरी, जो मैं जूस कॉर्नर खोल रहा हूँ उसकी सेल्स कितनी होंगी। ठीक है जी। और लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कर लूंगा, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट, तो जीपी आ जाएगा, और उसमें से रिफ्रेशमेंट के एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा, या बार एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। ये कौन से, बेटा बार वेजेस, जो बंदा आपने रखा है बार के ऊपर, जो आपने बंदा रखा है मिल्क शेक को बनाने के लिए, एम्प्लॉय जो रखे हैं उनके एक्सपेंसेस पे नहीं करने, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका ताल्लुक भी सिर्फ जूस कॉर्नर से होगा, बार के एक्सपेंसेस हैं। क्या हुआ कि मैंने अपने मोहल्ले में सोचा कि यार चलो, जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए मैं अपने मोहल्ले में अपने घर का एक कमरा जो है वो उनको डोनेट कर देता हूँ, ताकि वहाँ पे एक लाइब्रेरी ओपन कर देते हैं, ताकि मोहल्ले के लोग आकर जो है एंटरटेन भी हो सके, और उनका टाइम भी अच्छा पास हो, और वो आपस में चिट चैट करके एंजॉय भी कर सकें, और कुछ नॉलेजेबल थिंग्स भी वो टेकअप कर सकें लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी के लिए जो मैंने बुक्स वगैरह परचेज की, वो सब मेरे एसेट्स वगैरह कहलाएंगे उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जो मैंने छोटी सी डेवलप की है। तो लोगों ने कहा कि सर कोई चाय शेयर का खर्चा भी कर लेते हैं, ताकि लोग आके चाय शेयर पी सकें। और एक अंकल ने कहा कि यार ऐसा करो कि अखबार भी लगवा दो सुबह का। ये जो खर्चे हैं, इन खर्चों के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, आई हैव टू आस्क माई
members that they should contribute something towards the library, towards the club. तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको कुछ पैसे पर मंथ दे देते हैं या पर ईयर दे देते हैं। वो कहलाती है आपकी सब्सक्रिप्शन, और उसी से आप फिर अपने खर्चों को मीट करते हैं। तो वो जो मैंने चाय वगैरह का खर्चा और लाइब्रेरी वगैरह का चाय वगैरह स्टार्ट कर दी, तो वो बेसिकली मेरी ट्रेडिंग एक्टिविटी बन गई एक तरह से छोटी सी। इसमें मैं चाय सेल भी करता हूँ, इसमें रिफ्रेशमेंट के लिए मैं कुछ चीज़ें खरीदना भी शुरू कर दी मैंने, और मैंने उसको परचेज भी करना शुरू कर दी, और उससे मुझे फिर बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है या नहीं बनाना? तो उसके लिए आप लिख लें, वो मैं लिखवा रहा हूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू अकाउंट विच वी आर गोइंग टू ओपन फॉर in non-profit organization, particularly for if there is some training activities involved in a non-profit organization. हमें कैसे पता चलेगा? देखिए वो बताता हूँ मैं। If opening and closing inventory is given in the question, आपको लिखना पड़ेगा इसको याद करने के लिए। If opening and closing inventory is given in the question, we will prepare bar trading count. अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना, तो वी विल प्रिपेयर बार ट्रेडिंग अकाउंट या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, क्लब ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है आपका, शॉप ट्रेडिंग अकाउंट भी हो सकता है आपका, ये सब नाम यूज किए जा सकते हैं। रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट टू फाइंड ट्रेडिंग प्रॉफिट। एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट जो हम सेपरेटली, मैंने बताया था कि हमें अकाउंट ओपन करते हैं अगर हम कोई रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बावजूद, तो उसके अंदर फिर हमें बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, जिसका ये फॉर्मेट है। उसमें सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट भी होंगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स भी होगी, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक जीपी भी आएगा, और उसमें से बार एक्सपेंसेस भी आप माइनस कर देंगे, और फिर ये जो बार एक्सपेंसेस का बार का प्रॉफिट है जो निकलेगा बेटा, ये आगे जाएगा आपका किधर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो आप बनाएंगे इसमें, और इसमें रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ चले जाएगा, और बाकी इनकम भी आएंगी जिसमें सब्सक्रिप्शन भी है, कलेक्शन फ्रॉम मैचेस हैं, प्रॉफिट है, डोनेशन है, गिफ्ट्स हैं, और उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो आपका सरप्लस या डेफिसिट जो है वो आ जाएगा। सरप्लस तब आता है जब आपका प्रॉफिट ज्यादा हो, और डेफिसिट तब आता है जब आपको लॉस हो रहा हो। फिर उसके बाद एक और चीज आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, इफ ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल आर गिवन इन द क्वेश्चन, अगर आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल क्वेश्चन में दिए हो, वी विल प्रिपेयर PLCA, we have to prepare PLCA, find credit purchases। PLCA बनाना पड़ता है क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए। उसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई चीजें आप खरीद रहे हैं और बेच भी रहे हैं, तो आपको फिर PLCA बना के क्रेडिट परचेज फाइंड करनी पड़ती है अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड पेबल दी हो। इसी तरह ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हो तो आपको SLCA बनाना पड़ेगा क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए, लेकिन NPO में नॉर्मली वो नहीं होता, क्योंकि हम अगर कोई चीज सेल परचेज करते भी हैं तो हम कैश पर ही सेल कैश पर ही करते हैं, परचेज हम उधार पे करते हैं ताकि ये हमें आसानी हो सही सके। सब्सक्रिप्शन वगैरह का जो होता है, अगर सब्सक्रिप्शन फाइंड करनी हो या वो क्या नाम है सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, उसके लिए बनाना पड़ता है। जी जी, सब्सक्रिप्शन एक अलग चीज है बेटा, सेल्स एक अलग चीज है, सब्सक्रिप्शन का सेल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, अब स्टेप्स इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर गोइंग टू बी द सेम एज वी हैव बीन स्टडिंग इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, देन यू हैव टू प्रिपेयर SLCA
इफ नीड बी टू फाइंड क्रेडिट सेल्स, जो कि नॉर्मली कैश पे दी होती हैं, आपको नहीं बनाना पड़ता ये। फिर पीएलसीए बनाते हैं क्रेडिट परचेज फाइंड करने के लिए। फिर हम बनाएंगे एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट, अगर एक्सपेंस और इनकम के ओपनिंग या क्लोजिंग दी हो। I told you the main source of income for a non-profit organization is subscription. It has nothing to do with sales. So subscription is an income account, and for that, अगर कोई इनकम का ओपनिंग या क्लोजिंग दिया हो, एक्रूड या प्रीपेड दिया हो, तो आपको इनकम का अकाउंट बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट फिगर फाइंड करने के लिए, या इनकम एंड एक्सपेंडिचर फिगर फाइंड करने के लिए जो आपने वहां लिखनी है। जैसे कि एक्सपेंस अकाउंट बनाते रहे हम पीछे, इसी तरह हम इनकम अकाउंट भी बना सकते हैं आपको। ठीक है जी। इसमें क्या बनते हैं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट बनती है। इसमें बार ट्रेडिंग अकाउंट एक स्पेशल होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क है, इसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो आपकी किस चीज की है, वो आपकी होती है सब्सक्रिप्शन की। डोनेशन देखें, वो भी आपकी वन टाइम डोनेशन आपको मिल सकता है, अमाउंट स्पेसिफिक नहीं होती है आपकी, चेंज होती रहती है। ठीक है, इसको हम इनकम में रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया हो तो आप फिर उसे एक्यूमुलेटेड फंड के साथ लिखते हैं। एंट्रेंस फी को भी इनकम ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पज के लिए हो तो फिर वो सब्सक्रिप्शन। देखें क्या लिखा हुआ है मैंने, इट इज एन एनुअल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड बिकम्स द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह गिफ्ट वगैरह के बारे में आपको कहा जाता है। इनकम का जो अकाउंट होगा आपका बेटा, सब्सक्रिप्शन इनकम का, वो कैसे बनेगा देखिए, ये आपके सामने है। डेबिट साइड पे आपका आता है बेटा एक्रूड ब्रॉड डाउन, या ओइंग ब्रॉड डाउन, या एरियर्स ब्रॉड डाउन। ये आपका एसेट है, ये वो इनकम है जो आपने कमा ली है लेकिन आपको मिली नहीं है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, ये भी आपकी वो इनकम है, एक्रूड कैरिड डाउन या ओइंग कैरिड डाउन। इनकम अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर बट नॉट रिसीव, ये आपकी है एडवांस ब्रॉड डाउन, कहते हैं प्री पेड ब्रॉड डाउन। ये है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यू हैव रिसीव्ड एन इनकम बट यू हैव रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है। इसे कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, यानी इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, मिल गई है लेकिन कमाई नहीं है, तो ये लायबिलिटी होती है आपकी, क्योंकि आपने भी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो ये क्रेडिट साइड पे आती है। इसी तरह क्लोजिंग के अंदर भी ये आपकी लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, अनअर्न्ड इनकम कहलाती है, और ये लायबिलिटी है। कैश जो आपने इनकम के तौर पे रिसीव किया, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया कैश की सूरत में, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू इनकम या कैश टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, और इन दोनों का डिफरेंस आप लेंगे, यू विल गेट योर बैलेंसिंग फिगर which is going to be written with the name income and expenditure account, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम के तौर पे लिखी जाएगी, कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन के नाम से। और ट्रेडिंग प्रॉफिट से जो आपको प्रॉफिट आएगा वो रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट के नाम से लिखा जाएगा। बाकी इनकम्स हम लिख लेंगे एज इट इज, एक्सपेंसेस लिख लेंगे, और आपका सरप्लस प्रॉफिट या डेफिसिट लॉस जो है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या फर्क होता है, इसको जरा हम बात करते हैं। बेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए कैश अकाउंट, डेबिट साइड पे कैश इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिट साइड पे कैश डिक्रीज कर रहा है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज द एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ द बिजनेस, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट शोज the cash inflow and outflow of the business for a particular period of time, जबकि income and expenditure account shows expenses and income for a particular period of time. फिर receipt and payment account is based on cash basis of account, तो जितना कैश आ रहा है वो डेबिट पे, जितना कैश जा रहा है वो क्रेडिट पे, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंट। तो एक्रूअल सिस्टम में बनाते हैं, एक्सपेंस हो जाता है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो पे किया हो या ना किया हो। इनकम हो जाती है, आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं, ये हम एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बनाते हैं। फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के तमाम आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसमें आप रेंट रिसीट को भी रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर कि कैश आ रहा है, और सेल ऑफ एसेट को भी रिकॉर्ड करेंगे कि कैश आ रहा है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी उसमें नहीं आते। जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको एसेट सेल करने से पैसे आ रहे हैं तो आप वो भी लिखेंगे, और एसेट पे करने पर पैसे जो जा रहे हैं आप वो भी रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो हम देखते हैं, हम
आगे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंटेन्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स ओनली। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ वो चीजें आती हैं जो आप इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बैलेंस शीट के आइटम्स भी रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर बैलेंस शीट के आइटम से बैंक लोन लिया हो आपने, या आपने एक्सपेंसेस पे किए हैं, या आपने एसेट्स पर पेमेंट की हो खरीदने पर। ठीक है जी, देखिए इंक्लूड दोज रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम्स दैट आर एक्चुअली पेड, ये बेसिकली कह रहा है कि आप रिकॉर्ड करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्या बताता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, एंडिंग बैलेंस ऑफ कैश, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको क्या बताता है, प्रॉफिट और लॉस, यानी सरप्लस और डेफिसिट, जो हम नाम यहाँ पर यूज करते हैं सरप्लस और डेफिसिट का। ठीक है जी, तो ये आपको देखिए सवाल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हम उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, तो बड़ा आसान है। जो इनकम्स हैं वो आप क्रेडिट पे लिख लेंगे, एक्सपेंसेस आप डेबिट पे लिख लेंगे, माइनस कर देंगे तो आपको सरप्लस 1500 का प्रॉफिट जो है वो निकल आएगा। तो अब देखते हैं सवाल पे, हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, हम इसको किस तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले कि हम इस पर डिस्कस मैं करूं, आप बताएं यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं, ताकि मैं दोबारा रिपीट कर सकूं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट इसमें नया अकाउंट बनेगा, इट इज एन इनकम अकाउंट। जैसे हम एक्सपेंस अकाउंट बनाते थे वैसे इनकम अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाएगा। अब स्टेप्स हमारे वही हैं जो कि मैंने आपको सामने आपके शो किए हैं। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश अकाउंट दिया हुआ है आपको, डेबिट पर कैश आ रहा है, क्रेडिट पर पेमेंट्स हो रही हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में ये ओपनिंग डाटा दिया हुआ है बेटा, ये क्लोजिंग डाटा दिया हुआ है। तो अगर आप इस पे इजीली गौर करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। यस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है आपको, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि आपका बार ट्रेडिंग काउंट तो बनेगा, आपका रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग काउंट तो बनेगा, आपका शॉप ट्रेडिंग काउंट तो बनेगा, विच इज एन एडिशनल फॉर्मेट इन विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द बार या रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। तो उसके बाद देखिए रिफ्रेशमेंट डेटर्स दिए हुए आपको, ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं, ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, और रिफ्रेशमेंट डेटर से जो पैसे मिले वो भी दिए हुए। तो आप एसएलसीए सवाल में बनाएंगे, कैसे बनेगा एसएलसीए, देखिए ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ले लेंगे 500 ब्रॉट डाउन, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ले लेंगे 6500 कैरिड डाउन, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 4000 की वो लिखी मैंने सर्कल किया वो ले लेंगे। इससे आप टी अकाउंट बनाएंगे तो आपकी सेल और रिफ्रेशमेंट आराम से निकल आएगी, ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक जो रिसीव किया आपने कैरिड डाउन, ये आपके आगे क्रेडिट सेल्स, डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। उसमें कैश सेल्स क्वेश्चन में दी हुई थी वो ऐड कर लेंगे, तो आपके पास 10,000 की क्रेडिट सेल्स हैं और कैश सेल्स 8,000 की हैं, तो टोटल सेल्स आपके पास आसानी से आ जाएंगी कितनी, 18,000। ठीक है जी, फिर हम क्या बनाएंगे पीएलसीए। पीएलसीए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रेड टेबल पिक करेंगे 900 के, और फिर 3000 के जो क्लोजिंग है, जो रिफ्रेशमेंट क्रेडिटर्स को आपने पेमेंट की है 1000 की वो लिखी हुई है वो पिक करेंगे, 1000 की क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स पिक करेंगे, टी अकाउंट में पुट करेंगे। कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट जो दी हुई है कैश परचेजेस के नाम से आप इसको एज्यूम करेंगे कि कैश परचेजेस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी है, क्रेडिट पे आएगा ट्रेड पेबल्स का, कैश और बैंक जो पेमेंट की है वो आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन रिकॉर्ड करेंगे, एंड द डिफरेंस इज गोइंग टू बी द क्रेडिट परचेजेस। उसमें कैश परचेजेस हम ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएंगी 8100 की। अब बार ट्रेडिंग अकाउंट आप आसानी के साथ बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वर्किंग करनी है, एक्रूड वेजेस दी है, एक्सपेंसेस का आप अकाउंट बनाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग आप पहले बनाते रहे। एक्रूड ब्रॉट डाउन 700 का दिया हुआ है जो कि लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा, पेमेंट कैश फिगर 3000 की दी हुई वेजेस की, और क्लोजिंग 1000 दिया हुआ है जो एक्रूड कैरी डाउन आपका डेबिट साइड पे आ जाएगा, जैसे आप एक्सपेंस अकाउंट बनाते रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर। तो देखिए ये ब्रॉड डाउन नहीं है, एक्रूड ब्रॉड डाउन है, ये कैरी डाउन कैश और बैंक आ गया जो पेमेंट कर रहे हैं, एक्रूड कैरी डाउन आ गया 1000 का, और डिफरेंस आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फिगर आ जाएगी जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखनी है 3100 की। सर ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्यों नहीं जा रही, इसलिए कि आप गौर करें कि आपका जो एक्सपेंस है ना वो रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड है, रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में ये एक्सपेंस डायरेक्टली जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका ताल्लुक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से असल में है नहीं। ये भी हमने बना लिया, आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, सेल्स में से ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करेंगे आप, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, सेल में से माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 11,400 का। उसमें से जो बार एक्सपेंसेस निकाले आपने वेजेस के 3,100 वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, बार ट्रेडिंग प्रॉफिट आप अपने तरीके से निकालेंगे 8,300 जो आप स्टेटमेंट बना। सर एक सवाल है सर मेरा।
आप उस तरीके से ही बनाएंगे इसको जी। सर इसको कॉलम वाले सेक्शन तरह बना सकते हैं, उसमें ही बना सकते हैं लेजर में? नहीं नहीं, आपने स्टेटमेंट फॉर्म नहीं बनाना है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया कि स्टेटमेंट फॉर्म नहीं बनाना है आपको। ठीक है सर। ठीक है जी। अब बारी आती है सब्सक्रिप्शन अकाउंट की कि हम वो कैसे डेवलप करेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो कि सवाल में मौजूद है, वो हम इसको जो है डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कल इंशाल्लाह ताला 2 बजे हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिस्कस करेंगे कि वो कैसे बनाया जाता है। आपको पता है कि मेंबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द क्लब विच इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द क्लब। लेकिन सब्सक्रिप्शन की क्योंकि डाटा दिया हुआ है आपको सारा, तो इनकम अकाउंट आपको उसका बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। और वो हम कैसे बनाते हैं, एरियर्स और एडवांस में पेमेंट हैपन होती है तो हम कैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं, हम ये पहले पढ़ चुके हैं। इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए आप, अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आप देखें तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द नेक्स्ट क्लास होपफुली। अभी तक मैंने आपको क्या बनाया कि बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया मैंने। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको क्वेश्चन में दिए हो तो आपको बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है। उसमें आपको सेल्स नॉर्मली दी होती है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, परचेजेस निकालने के लिए